साथियों, ये गूलर का पेड़ है। ये पहले जो है अक्सर नदी नालों के किनारे या जंगलों में मिल जाता था, लेकिन अब यह पेड़ भी काफ़ी दुर्लभ हो गया देखना। ये क्या है, प्राकृतिक रूप से उगता है और इसमें जो है फल लगते हैं, गूलर के फल गोल गोल। संभवतः गूलर आपने देखा नहीं होगा। ये गूलर का पेड़ देखिए। ये गूलर के अभी इसमें कच्चे फल लगे हुए हैं और ये गूलर के पत्ते हैं अभी छोटे छोटे। ये डालियां हैं, ये पेड़ है। इस तरह से ये गूलर का पेड़ आपको बताता हूँ। उन्नीसवीं सदी के अंत में मध्य भारत क्षेत्र में ब्रिटिश सेना का मुख्यालय महू था। अंग्रेजी सेना से नगर की सुरक्षा की दृष्टि से महू की दिशा में नगर के अंतिम छोर के पास इस विशाल कोठी का निर्माण महाराजा शिवाजीराव होलकर 1886 से 1902 द्वारा प्रारंभ करवाया गया था। निर्माण के दौरान ही अंग्रेज अधिकारियों को यह जानकारी मिलने पर उन्होंने इसका निर्माण रोक दिया। तब से यह इमारत अधूरी ही रह गई। भारतीय शैली में निर्मित यह द्विमंजिला कोठी छतविहीन है। इसके स्तंभ सादे गोलाकार तथा ऊपर से चतुष्कोणीय है, जिन पर भारवाही कीचक आकृतियों का अंकन है। स्तंभों को आर्च द्वारा जोड़ा गया है, जिन पर पुष्पांकन है। इसके उत्तर तथा पश्चिम में पोर्च निर्मित है। इस कोठी में लगभग 365 कमरे हैं। भूतल पर परिवर्ती काल में 18 मंदिरों का निर्माण किया गया है, जिनमें विभिन्न देवी देवताओं की प्रतिमाएं वर्तमान में कोठी सर्वजन कल्याण समिति के अधीन है। इन सेंट्रल इंडिया, द हेडक्वार्टर ऑफ द ब्रिटिश आर्मी was at Mahu during the end of 19th century AD. The construction of this huge building was started by Maharaja Shivaji Rao Holkar 1886 to 1902 at the end of the city towards Mahu, keeping in view the security of the city from British Army. After getting information of its construction, the British officers ordered the staff page of construction midway. Since then, it is still incomplete. The roofless two-storied kothi is built in Indian style. It has simple circular pillars which are quadrangular in the upper portion, and the load bearer Kichaks has been depicted on this. The pillars are joined by floral arches. It has porches in the north and west directions. This kothi has nearly 365 rooms. Later on, 18 temples have been built on ground floor, which contain the images of different male and female deities. This kothi is presently under the custody of सर्वजन कल्याण समिति। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको इंदौर में स्थापित फूटी कोठी
लेकर आया हूँ। फूटी कोठी जो है ये महाराजा शिवाजी राव होलकर के द्वारा बनवाई गई थी और लगभग 16 वर्षों तक इसका कार्य चला। बाद में अंग्रेज़ों के द्वारा आपत्ति करने पर इसका कार्य 1902 में रोक दिया गया और इसके बाद में यह कार्य आज तक पूरा नहीं हो पाया। इसकी छत नहीं ढल पाई, कारण चाहे जो भी हो। कहते हैं कि यह फूटी कोठी या हवेली जो है ये शापित है और यहाँ पर बुरी आत्माओं का वास है। साथियों, जिस समय कोई प्रोजेक्ट बनता है तो सबसे पहले उसकी आवश्यकता क्या है, क्यों उसके ऊपर पैसा खर्च किया जा रहा है, इसके बाद विशेषज्ञों की राय ली जाती है और आवश्यकता अनुसार किसी भवन को डिजाइन किया जाता है और डिजाइन करने के बाद में वास्तुशास्त्र के अनुसार जो है उसका स्थल चयन किया जाता है और बाकायदा जो शिलान्यास की प्रक्रिया है उसमें पूजा पाठ या इत्यादि नियम पूर्वक की जाती है। अतः इस जगह पर बुरी आत्माओं का वास है, इस बात में कोई सत्यता नहीं है, अपितु राजनीतिक कारणों से इसका कार्य जो है बंद कर दिया गया और बाद में इस पर छत डालने की आवश्यकता कई कारणों से नहीं पड़ी होगी, इसलिए छत इस पर नहीं ढल पाई। चूँकि यह पत्थर से निर्मित संरचना है और आप जानते हैं कि पत्थरों से निर्मित संरचनाएं जो है हजारों सालों तक चलती है और आज भी जो स्ट्रक्चर पत्थरों से बनाए जाते हैं वो लगभग 5000 वर्षों तक चलते हैं और ऐसे कई पुराने मंदिर या भवन या महल या कई स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो आज भी विद्यमान है हजारों साल बीतने के बाद भी। साथियों, यह संरचना जो है एक आवासीय संरचना के साथ साथ इसमें ऑफिस और सेना के रुकने और सुरक्षा इत्यादि के इंतजाम करने के उद्देश्य से इस भवन को डिजाइन किया गया है, जो बहुत ही उच्च श्रेणी का निर्माण है। आज की तारीख में इतने शानदार भवन का कोई उपयोग नहीं हो पा रहा। ये थोड़ा सा सोच का विषय है, मात्र इस पर छत ढालना है और यह भवन जो है कई प्रकार के जन उपयोगी कार्यों में आ सकता है। तो प्रश्न यह है कि हमारे जो इंजीनियर्स है उनको इस साइट पर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि इसका कितना अच्छे से अच्छा उपयोग हो सकता है। खैर, इस बात की गहराई में मैं जाना नहीं चाहूँगा। ये भवन जो है भारतीय स्थापत्य कला का एक नायाब नमूना है। इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है और बहुत ही आला दर्जे का निर्माण है। साथियों, इस कोठी को दिखाने के साथ साथ कुछ ज्ञानार्जन के लिए मैंने विश्व में वास्तुकला या निर्माण शैली की विकास की गाथा का वर्णन किया है। निश्चित ही यह हमारे बच्चों को ज्ञानार्जन के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। इस हवेली के परिसर में एक गुलर का पेड़ भी मुझे मिला। ये गुलर का पेड़ जो है जहाँ प्रचुर मात्रा में पानी पाया जाता है वहीं पर अपने आप उगता है और कई औषधियों के काम भी आता है और इसकी पत्तियां जो है
बकरी इत्यादि खाकर अपना गुजारा करते हैं। लीजिए वास्तुकला की जानकारी आपको प्रस्तुत की जा रही है। साथियों, जो बच्चे हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं या किसी प्रकार का इंटरव्यू दे रहे हैं एवं उनका विषय वास्तुकला या आर्किटेक्चर है, इस वीडियो में मैंने संसार में आर्किटेक्चर का कैसे विकास हुआ पूरब और पश्चिम, जिसमें हमारा देश भारत भी सम्मिलित है, एक जानकारी प्रस्तुत की है। आशा है आपको पसंद आएगी। मौसम की उग्रता, वन पशुओं के भय और शत्रुओं के आक्रमण से बचने के प्रारंभिक उपायों में ही हुआ होगा। मानव सभ्यता के इतिहास का भी कुछ ऐसा ही आरंभ है, इसलिए विद्वानों ने इसे मानव सभ्यता का योजक मसाला कहा है। तकनीकी विकास एवं वास्तु का विकास। झूला, खंबे, रस्सियां और खूंटे तंबुओं में, जिनका विकास अभी 1900 ईस्वी में ही हुआ, जब तार के रस्सों और इस्पात की जंजीरें उपलब्ध हुई। दूसरा, खंबे और सरदल क पत्थर के तथा ख लकड़ी के, इनमें भी विशेष अंतर हाल ही में पड़ा, जब इस्पात और प्रबलित कंक्रीट का प्रयोग हुआ। 3, गोल डाट, किसी दीवार में बनाया हुआ छेद या चट्टान अथवा कठोर मिट्टी में काटा हुआ रास्ता, यह गुफाओं में पाई जाती है। नंबर 4, गड़ी डाट, फन्नी के आकार के पत्थरों से बनाई हुई होती है। इसकी मजबूती क्षैतिज ठेल रोकने की क्षमता पर निर्भर रहती है। 5 नंबर है ढोड़ा या कार्निस, पत्थर या लकड़ी का यह निकला हुआ भाग सीमित ही होता था, अब यह इस्पात, प्रबलित कंक्रीट और पेचियां लगाकर बहुत बढ़ाया जा सकता है। 6 नंबर है इसमें टोड़े निकालकर शिखर बनाने से केवल ऊर्ध्वाधर दाब पड़ती है, क्षैतिज ठेल बिल्कुल नहीं पड़ता। हिंदू मंदिरों के शिखर ऐसे ही होते थे। नंबर 7, थोड़े निकालते हुए गोल छल्लों से गुंबद बनाने से भी केवल ऊर्ध्वाधर दाब पड़ती है। पश्चिमी एशिया में यह पद्धति प्रचलित थी और यह मुस्लिम शैली की डाट के सिद्धांत का आधार बनी। 8 नंबर है इसमें इसी प्रकार लकड़ियों के ढांचे पर या उसके बिना ही मिट्टी या कंक्रीट के छल्लों द्वारा भी गुंबद बनाए जा सकते हैं, अथवा साँचे को चमड़े या सरपस से ढककर ऊपर से मिट्टी चढ़ाई जा सकती है। ये विधियां देसी संरचना में प्रायः प्रयुक्त होती थी। जहां 9 नंबर है इसमें, जहां बेत मिलता था वहाँ इस प्रकार का ढांचा विकसित हुआ। इस आकृति का अनुसरण भारत में और अन्यत्र भी पत्थर में किया गया और टोड़े वाले गुंबद बने। आदिकालीन वास्तु। आदिकाल में शिकारियों और मछुओं ने पहाड़ी गुफाओं में शरण ली होगी। ये गुफाएं ही शायद मानव निवास के प्राचीनतम रूप रहे होंगे। किसान वृक्षों के झुरमुटों में रहते और सरकंडे घास आदि की झोपड़ी बनाते रहे होंगे। अपने पशुओं के साथ घूमने वाले चरवाहे चमड़े के खोलों में रहते रहे होंगे और उन्हें बांसों या लट्ठों से ऊंचा करके डेरे बनाते रहे होंगे। इन्हीं गुफाओं और डेरों में बाद के वास्तु विकास के बीज मिलते हैं। मिस्र के पुराने मकानों के नमूने साक्षी है कि अनगढ़ द्वारों, चट्टानी दीवारों और छतों वाली प्राकृतिक गुफाओं से ही पत्थर की दीवारें उठाने और उन पर पट्टियों की छत रखने का विचार उत्पन्न हुआ। झुरमुटों के अनुरूप झोपड़े बने जिनकी दीवारें
परस्पर सटाकर गाड़ी हुई शाखाओं से और छत घास से बनाई गई। इस प्रकार के एक मंजिले और दो मंजिले झोपड़े अब भी आदिवासी बनाते हैं। चमड़े के डेरे भी अरब के बद्दू और अन्य घुमंतू जातियां काम में लाती है। प्रागैतिहासिक अवशेष जिनका वास्तुकी की अपेक्षा पुरातात्विक महत्व ही अधिक है, प्रायः एकास्मक, जैसे कुस्तुंतनिया, उत्तरी फ्रांस, इंग्लैंड, सेवाय या भारत में स्तूप, जो शायद मिस्र के पिरामिड या वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड के छत्ता कुटीर जैसे ही बने, तथा स्विट्जरलैंड, इटली या आयरलैंड में मिले सरोवर निवासों के रूप में है। बाद में धीरे धीरे इनका विकास होता गया। प्राच्य और पाश्चात्य वास्तु। प्राच्य और पाश्चात्य वास्तु विकसित वास्तु के दो स्थिर वर्गों में बांटा जा सकता है। एक तो प्राच्य जैसे भारतीय, चीनी और जापानी वास्तु, जो प्रायः स्वतंत्र शैलियां हैं और जिनका वास्तु विकास में विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, और दूसरा पाश्चात्य वास्तु जिसका आरंभ मिस्र और सीरिया में हुआ और चरम विकास यूरोप में। प्राचीन अमेरिकी और इस्लामी वास्तु भी स्वतंत्र शैलियां हैं, यद्यपि इस्लामी वास्तु का अमिट प्रभाव स्पेन तक पड़ा। मिस्र और पश्चिमी एशिया का प्रभाव यूनान पर और फलतः सारी पाश्चात्य शैलियों पर पड़ा, इसलिए वे पाश्चात्य वास्तु के अंतर्गत ही आ सकते हैं। प्राच्य कला में अनेक ऐसी बातें हैं जिनके अभ्यस्त यूरोपीय लोग नहीं है, इसलिए वे उन्हें अप्रिय और विरूप लगती है, किंतु प्रयोग ही धीरे धीरे प्रकृति बन जाता है। इसीलिए पूर्वी और पश्चिमी वास्तु में अनिवार्यतः कुछ भेद है, जो विशुद्ध प्राच्य वास्तु में विशिष्ट धार्मिक कृत्यों और सामाजिक प्रथाओं के अभाव के रूप में उद्यक्त होता है। पूर्व में अलंकरण योजनाएं ही प्रमुख रही है, जबकि यूरोप में निर्माण संबंधी समस्याओं का दृढ़तापूर्वक सामना करते हुए उनके क्रमिक समाधान द्वारा वास्तु विकसित हुआ। वास्तुकला के ऐतिहासिक विकास के प्रत्येक प्रमुख चरण के मूल में कोई न कोई विचारधारा स्पष्ट झलकती है। यूनानी वास्तु में परिष्कृत पूर्णता थी। रोमन इमारतें अपने वैज्ञानिक निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। फ्रांसीसी गोथी वास्तु उग्र क्रियाशीलता का द्योतक है। इतालवी पुनरुद्धार में उस युग का पांडित्य झलकता है, और भारतीय वास्तु का प्रमुख गुण है उसका आध्यात्मिक विषय। इसमें संदेह नहीं कि जनता की तत्कालीन धार्मिक चेतना मूर्त रूप में व्यक्त करना ही भारतीय वास्तु का मूल उद्देश्य रहा है, अर्थात जन भावना ही ईंट पत्थर में मूर्त हुई है। भारतीय वास्तु तो प्राचीन भारतीय वास्तु की विशेषता यहाँ की दीवारों के उत्कृष्ट और प्रचुर अलंकरण में है। भित्ति चित्रों और मूर्तियों की योजना, जिसमें अलंकरण के अतिरिक्त अपने विषय के गंभीर भाव भी व्यक्त होते हैं, भवन को बाहर से कभी कभी पूर्णतया लपेट लेती है। इनमें वास्तु का जीवन से संबंध क्या, वास्तव में आध्यात्मिक जीवन ही अंकित है। न्यूनाधिक उभार में उत्कीर्ण अपने अलौकिक कृत्यों में लगे हुए देश भर के देवी देवता तथा युगों पुराना पौराणिक गाथाएं मूर्तिकला को प्रतीक बनाकर दर्शकों के सम्मुख अत्यंत रोचक कथाओं और मनोहर चित्रों की एक पुस्तक सी खोल देती है।
मध्यकालीन मुस्लिम वास्तुकला पर मुसलमानों के आक्रमण का जितना प्रभाव भारत में पड़ा उतना अन्यत्र कहीं नहीं, क्योंकि जिस सभ्यता से मुस्लिम सभ्यता की टक्कर हुई किसी से उसका इतना विरोध नहीं था जितना भारतीय सभ्यता से। चिर प्रतिष्ठित भारतीय सामाजिक और धार्मिक प्रवृत्तियों की तुलना में मुस्लिम सभ्यता बिल्कुल नई तो थी ही, उसके मौलिक सिद्धांत भी भिन्न थे। दोनों का संघर्ष यथार्थवाद का आदर्शवाद से, वास्तविकता का स्वप्नदर्शिता से और व्यक्त का अव्यक्त से संघर्ष था, जिसका प्रमाण मस्जिद और मंदिर के भेद में स्पष्ट है। मस्जिदें खुली हुई होती है, उनका केंद्र सुदूर मक्का की दिशा में होता है, जबकि मंदिर रहस्य का घर होता है, जिसका केंद्र अनेक दीवारों एवं गलियारों से घिरा हुआ बीच का देव स्थान या गर्भगृह होता है। मस्जिद की दीवारें प्रायः सादी या पवित्र आयतों से उत्कीर्ण होती है, उनमें मानव आकृतियों का चित्रण निषिद्ध होता है, जबकि मंदिरों की दीवारों में मूर्तिकला और मानवकृति चित्रण उच्चतम शिखर पर पहुंचा, पर लिखाई का नाम न था। पत्थरों के सहल रंगों में ही इस चित्रण द्वारा मंदिरों की सजीवता आई, जबकि मस्जिदों में रंग बिरंगे पत्थरों, संगमरमर और चित्र विचित्र पलस्तर के द्वारा दीवारें मुखर की गई। बृहत्तर भारत का वास्तु। भारतीय कला के उत्कृष्ट नमूने भारत के बाहर श्रीलंका, नेपाल, बर्मा, श्याम, जावा, बाली, हिंदचीन और कंबोडिया में भी मिलते हैं। नेपाल के शंभुनाथ, बोधनाथ, मामनाथ मंदिर, लंका में अनुराधापुर का स्तूप और लंका तिलक मंदिर, बर्मा के बौद्ध मठ और पगोडा, कंबोडिया में अंकोर के मंदिर, श्याम में बैंकॉक के मंदिर, जावा में प्राम नाम का विहार, कलासन मंदिर और बोरोबंदर स्तूप आदि हिंदू और बौद्ध वास्तु के व्यापक प्रसार के प्रमाण हैं। जावा में भारतीय संस्कृति के प्रवेश के कुछ प्रमाण चौथी शती ईस्वी के मिलते हैं। वहाँ के अनेक स्मारकों से पता चलता है कि मध्य जावा में 625 से 928 ईस्वी तक वास्तुकला का स्वर्णकाल और पूर्वी जावा में 928 से 1478 ईस्वी तक रजत काल था। 20वीं सदी का वास्तु। सन 1911 ईस्वी में ब्रिटिश राज उन्नति के शिखर पर था। उसी समय दिल्ली दरबार में घोषणा की गई और साम्राज्य की राजधानी के अनुरूप एक नई दिल्ली में और सारे भारत के जिला सदर स्थानों तक में सुंदर इमारतें बनवाई, जिनमें अनेक कार्यालय, भवन, गिरजे और ईसाई कब्रिस्तान कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सरकारी प्रयास से नई दिल्ली में राजभवन अब राष्ट्रपति भवन कहलाता है। सचिवालय भवन, संसद भवन जैसी भव्य इमारतें बनी, जिनमें पाश्चात्य कला के साथ हिंदू, बौद्ध और मुस्लिम कला का सुखद सम्मिश्रण दिखाई देता है। चीनी वास्तु। चीनी वास्तु में बौद्ध और मुस्लिम प्रभाव स्पष्ट है। भारत के तोरणों की भांति पत्थर या लकड़ी के द्वार चीनी वास्तु की विशेषता है। एक दूसरी के ऊपर अनेक छतें बनाकर ऊंची इमारतों में भी चौड़ाई का आभास पैदा किया जाता है। यद्यपि पत्थर भी वहाँ मिलता है, फिर भी इमारतों में लकड़ी और ईंट का प्रयोग ही प्राय हुआ है, क्योंकि मिस्र वालों की भांति स्थायित्व उनका लक्ष्य न था। पीकिंग में महामकर मंदिर 1420 और ग्रीष्म प्रासाद का निद्रामग्न
बुद्ध मंदिर तथा 17 डाटों वाला संगमरमर का पुल, केटन में होनन मंदिर 918, नानकिन में पगोडा 1412 कला की दृष्टि से उल्लेखनीय है। 1400 मील लंबी प्राचीर तो विश्वविख्यात ही है। जापानी वास्तु। यद्यपि जापानी वास्तु का मूल चीन में है, फिर भी नक्काशी और अलंकरण की बारीकी इसकी अपनी विशेषता है। अनेक बौद्ध मंदिर और पगोडा देश भर में फैले हैं। क्योटो में मिकाडो का महल और किंकाकुजी तथा जिंकाकुजी के उद्यान मंडप और नगोया में सुकिन रो सराय उल्लेखनीय है। पाश्चात्य वास्तु। भारत की सिंधु घाटी सभ्यता के बाद प्राचीनता में मिस्र, यूनान और रोम का नाम लिया जाता है। पाश्चात्य वास्तुकला में यही 3 देश अग्रणी रहे, सादे और आवर्तक। मिस्री वास्तु के बाद यूनान की अति विकसित मंदिर निर्माण कला में और फिर उसे बाद रोमन साम्राज्य की विविध सार्वजनिक निर्माण के लिए आवश्यक जटिल पद्धतियों में वास्तु के क्रमिक विकास का इतिहास मिलता है। मिस्र में घर अस्थायी निवास समझे जाते थे और कब्रें स्थायी। इसी विचारधारा के पोषण सम्राटों के लिए निर्मित अति विशाल, भारी भरकम पिरामिडों और रहस्यपूर्ण मंदिरों में मिलता है। इसे विपरीत यूनानी मंदिर जनता के लिए बने और प्रस्तर कला में सुंदरता आई। साहित्य, संगीत और कला की उन्नति के साथ साथ रंगमंच, क्रीड़ांगन और मल्लशालाएं भी विकसित हुई। संगमरमर के प्रयोग से कृतियों में सफाई और बारीकी आई। सौंदर्य प्रिय यूनानियों ने भारतीय वास्तुकों की भांति ही किंतु बहुत पहले ही स्वतंत्र रूप से स्तंभों की डोरिक, आयोनिक और कोरिंथियन नामक विशिष्ट शैलियाँ विकसित की थी, किंतु जब 146 ईसा पूर्व में यूनान रोमन साम्राज्य का अंग हो गया, तब उसका स्वतंत्र प्रभुत्व भी समाप्त हो गया। हाँ, उसका प्रभाव रोमन कला में अंत तक अवश्य बना रहा। रोमन वास्तु में साम्राज्य की शान शौकत झलकती है। भव्य मंदिरों के अतिरिक्त सड़कों, विजय द्वारों, पुलों आदि अनेक जनोपयोगी निर्माण कार्यों में रोमन शैली का समावेश हुआ। इस प्रकार रोमन वास्तु सारे यूरोप में फैला और यूरोपीय वास्तु का आधार बना। रोमन साम्राज्य के पतन के साथ ही इस महानद्य सभ्यता और उत्कृष्ट वास्तुकला का अध्याय भी समाप्त हो गया। किंतु जिद्दा से जो ईसाई धर्म साम्राज्य भर में फैल चुका था, उसका प्रभुत्व बढ़ता रहा। कुछ काल पश्चात 8वीं शती ईस्वी में बड़े बड़े गिरजाघर बने, जिनमें रोमनेस्क नाम के उत्तरकालीन रोमन वास्तु का पुनरुत्थान हुआ। गिरजों का जनजीवन में महत्वपूर्ण स्थान रहा और इन्हीं के अंतर्गत शिक्षा संस्थाएं, पुस्तकालय, संग्रहालय और चित्रशालाएं स्थापित हुई। गिरजों की एक कला गॉथिक शैली कहलाई, जो मध्ययुगीन सभ्यता का दर्पण कही जा सकती है। महत्वपूर्ण निर्माण सिद्धांतों के अनुसार उस समय तक की यूरोपीय वास्तुकला की मुख्य 3 शैलियाँ, एक स्तंभ और धरनों वाली यूनानी शैली, 2 स्तंभ और अर्धवृत्त डाट वाली रोमन या मिश्रित शैली और 3 नोकदार डाटों वाली गॉथिक या चापी शैली इतिहास प्रसिद्ध है। वास्तुकला के विकास में फिर कुछ विराम आया। इसी बीच पुनरुद्धार शैली का पथ प्रशस्त करने
वाली परिस्थितियां उत्पन्न हुई। बारूद के आविष्कार से समर पद्धतियां और फलतः किलों के विन्यास बदल गए। नई दुनिया की खोज हो चुकी थी। सन 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद यूरोप में यूनानियों के आप्रवास का भी प्रभाव पड़ा। फलतः इटली के ही समृद्ध और व्यापारिक नगर फ्लोरेंस में एक प्रतिद्वंदी शैली का जन्म हुआ। नए गिरजाघरों और राजमहलों में गाथिक युग की नुकीली डाटें, प्रतिच्छेदी मेहराबे और ऊर्ध्वाधर लक्षण नहीं बल्कि चिर प्रतिष्ठित रोमन शैली के अर्धवृत्ताकार गुंबद ही परिष्कृत रूपों में अपनाए गए। पुनरुद्धार का यह आंदोलन इटली से फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, नीदरलैंड और इंग्लैंड तक फैला। हाँ, कालक्षेप के साथ इंग्लैंड में यह धीरे धीरे ही फैला, जिससे यहाँ दोनों शैलियों का मिश्रण दिखाई देता है। आधुनिक यूरोपीय वास्तु 19वीं सदी में परंपरागत वास्तु शैलियों में मुख्यतया वास्तुकों की व्यक्तिगत रुचि के कारण अनेक परिवर्तन हुए और एक शैली संघर्ष ही उपस्थित हो गया। किंतु वास्तुकला आज भी साम्यिक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है। यह संग्रहालयों, पाठशालाओं, पुस्तकालयों, पठन केंद्रों, चिकित्सालयों, तरणतालों, स्नानागारों, विद्यालयों, चित्रशालाओं एवं कला भवनों तथा वैज्ञानिक एवं जन कल्याण संस्थानों के निर्माण से स्पष्ट है। 20वीं सदी के पुनरुद्धार शैली सार्वजनिक भवनों और मार्गों आदि के लिए तथा गाथिक शैली गिरजाघरों और शिक्षालयों के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त होती है। निवास भवन शादी और उपयोगिता लक्षी शैली में ही पसंद किए जाते हैं। अमेरिकी वास्तु के विकास के तीन चरण स्पष्ट है। पहला है उपनिवेशी काल 1775 से 83 तक। प्रारंभिक उपनिवेशों की स्थापना से क्रांति तक इसमें यूरोपीय वास्तु से मिलता जुलता ही निर्माण हुआ है। दूसरा है आधुनिक काल, जिसे उपनिवेशोत्तर राष्ट्रीय या गणतंत्रीय काल भी कहते हैं। क्रांति से शिकागो प्रदर्शनी 1893 तक। इसमें राजधानियों के उपयुक्त महत्वाकांक्षा सूचक और स्मारकी भवन बने। 19वीं सदी की यूरोप की यूनानी चेतना भी वहां पहुंची। तीसरा अर्वाचीन काल 1893 से अब तक है, जिसमें यूरोपीय शैली संघर्ष की भांति ही यहाँ भी कोई एक दो शैलियाँ युग का प्रतिनिधित्व करती हुई नहीं कही जा सकती। सामाजिक स्थिति और श्रम सेवी उपकरणों से प्रभावित निवासों में उपयोगिता लक्षी शैली स्पष्ट है, जबकि गिरजाघरों में वही गाथिक शैली समादृत है। हाँ, कुछ न कुछ मौलिकता का समावेश सभी जगह अवश्य देखने में आता है। यह भी उल्लेखनीय है कि केवल 2-3 शताब्दियों में ही जितना द्रुत परिवर्तन यहाँ हुआ है, उतना संसार में अन्यत्र कहीं नहीं। आजकल गगनचुंबी बहुमंजिली इमारतें अमेरिका की विशेषताएं हैं। इस तरह से मेरे द्वारा विश्व में विकसित वास्तुशैली की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी गई। साथियों, आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। शीघ्र ही नई जानकारी, नई लोकेशन और नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।